हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीएमएम। एसडीएमएम में आपका स्वागत है। डेली की तरह हम लोग जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे तो ये समझ जाइए डायरेक्ट वहीं के क्वेश्चन उठाए गए हैं। हालांकि अन्य एग्जाम में भी ये समान रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो नंबर पड़े ना क्वेश्चन पे, कि जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा था, उसके चक्कर में मत रहना, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि मैथ्स रीजनिंग सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस में ना, तो उनको मैं हटा दे रहा हूँ। तो इसलिए कई बार 2 के बाद सीधा 8 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो उस बात को लेकर आप परेशान मत होना, ठीक है। तो आप जीएस पर ध्यान रखिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने अब तक देख लिया होगा। नवंबर 2021 में भारत को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड हेतु पुनर्निर्वाचित किया गया? पहला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिए। तो चलिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मतलब होता है यूनेस्को, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूनेस्को। एक मिनट, थोड़ा इसको थोड़ा पतला कर लो ना, पेन बहुत ज़्यादा मोटा है इसलिए फिर अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती। जस्ट वेट। हाँ जी, तो चलिए ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका मतलब हो जाएगा यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को। यूनेस्को, ठीक। यूनेस्को का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945, ठीक। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। और जस्ट एक साल बाद 46 में, ठीक, इंडिया इसको ज्वाइन किया था, ठीक। तो 46 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके टोटल अगर पूछे कितने सदस्य हैं यूनेस्को में, तो 193 इसके टोटल मेंबर हैं वर्तमान में। और अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले, ठीक। आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। स्थापना 1945 को हुई थी 16 नवंबर को। भारत ने एक साल बाद, स्थापना के एक साल बाद इसकी मेंबरशिप ली थी। इसका मेंबर बन गया था 46 में, राइट। तो यूनेस्को से ये सारी बातें याद रखना। और अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस। पेरिस जो है किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है। और पेरिस के बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये सीन नदी के तट पर है। कौन सी नदी? सीन नदी। तो सीन नदी के तट पर पेरिस नामक खूबसूरत शहर है, फ्रांस का शहर है पेरिस, राइट। तो पेरिस में इसका मुख्यालय, किसका? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। तो सारी बातें यूनेस्को से आपने देख ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? चलिए बताइए फटाक से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं? मांडा। मांडा तो आप जानते हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, है ना। जम्मू एंड कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर, तो आप सोचोगे कि अलग अलग है, तो दोनों जगह कैसे हो पाएगा? हाँ, तो अगर क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर ऑप्शन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप जम्मू कह सकते हैं। और विशेष बात यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर था। तो अगर आपसे पूछे बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, है ना, उत्तरी कौन सा हो जाएगा? मांडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है। फिर अगर हुलास की बात करें, तो ये सहारनपुर जो है, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर जो है, ये हुलास जो है सहारनपुर, सहारनपुर मतलब अपना यूपी, ठीक है। तो ये यूपी का हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण और बात जान लीजिए, जो सहारनपुर है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। जैसे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो सबसे उत्तरी जिला है ना, सबसे उत्तरी वाला, ये सहारनपुर हो जाएगा, ठीक। सबसे पूर्वी बलिया आप जानते ही होंगे, ठीक। तो ये इधर शामली हो गया, इधर कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। तो बाय द वे हम इसकी बात करें सबसे उत्तरी की, अगर बात करें तो सबसे उत्तरी कौन हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पूर्वी बहुत पूछता है, बलिया याद रखना। चलिए, तो फिलहाल अभी क्वेश्चन ये लिखा था, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो आपका हो जाएगा बालाकोट। बालाकोट कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और बालाकोट एक प्रकार का क्या है? लोथल। जैसे हम अपने जैसे सुरकोटदा की अगर बात करें हम लोग, तो सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, है ना। गुजरात में। गुजरात में हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक और क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल है, ठीक। गुजरात में लोथल है, ठीक। गुजरात में और क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, राइट। लोथल, ठीक। लोथल गुजरात में हो जाएगा। और ये पत्तन शहर था। हमने आपको बताया था कि ये पत्तन शहर था ना, कि यहाँ के माध्यम से क्या होता था, एक तरह से ये यहाँ से व्यापार होता था। तो उसी तरह बालाकोट जो पाकिस्तान का है, यहाँ के थ्रू भी क्या होता है? व्यापार होता है। तो बालाकोट फिलहाल पाकिस्तान को हो जाएगा। कह रहा था कि कौन सा सभ्यता है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर था, स्थल था, जो पाकिस्तान मतलब इंडिया में नहीं है। तो ये बालाकोट पाकिस्तान का हो जाएगा। सुरकोटदा कहाँ पे? गुजरात में, अभी पहले ही हम बता चुके हैं। गुजरात में और कौन सा है? लोथल है।
लोथल के बारे में पिछली वीडियो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। तो सुरकोटदा गुजरात का हो जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर का, हुला सहारनपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बालाकोट पाकिस्तान का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आप सबने अब तक क्वेश्चन देख लिया होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो जाएगा। मेगास्थनीज की अगर बात करें हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के स्थान में आया था, दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकेटर का राजदूत था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त, अगर इसकी बात करें मेगास्थनीज, तो इसने क्या किया, एक इंडिका नाम की पुस्तक, इंडिका है ना, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात अगर हम लोग यहाँ पे अशोक की करें, तो अशोक के बारे में आपको याद रखना है, श्रीनगर आपने सुना होगा ना, श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है श्रीनगर। तो जो श्रीनगर है ना, उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। और अशोक के बारे में अगर हम लोग बात करें, श्रीनगर अगर पूछा बताओ श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक के बारे में एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, शिलालेख इंपॉर्टेंट है। शिलालेख, शिलालेख के लिए जाने जाते हैं, है ना। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखवाने की एक प्रथा थी कि इस पत्थरों पर लिखवाते थे ताकि इतिहास में इनको याद रखा जाए, है ना, साक्ष्यों के थ्रू। तो शिलालेख लिखवाने की इनको एक तरह से शौक थी, तो इन्होंने 13 शिलालेख लिखवाए थे। कितने पूछता है डायरेक्ट ना कि अशोक के कितने शिलालेख थे? 13 शिलालेख। और ये भी पूछता है कि 13वां जो शिलालेख था उसमें किसके बारे में बताया गया, मतलब क्योंकि ये आखिरी था, है ना, तो उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया था। कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग वार जो हुआ था, कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग युद्ध। तो 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में बताया था, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, 261 ईसा पूर्व। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। और पूछेगा कि बताओ अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप कहना 13वें शिलालेख से। और कितने टोटल शिलालेख हैं? 13 शिलालेख हैं। शिलालेख कौन लिखवाता था? अशोक लिखवाता था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन? काफी आसान क्वेश्चन है। लोधी वंश का बहलोल लोधी हो जाएगा। आप बकलोल भी इसको याद कर सकते हो ट्रिक बनाने के लिए। बहलोल लोधी हो जाएगा, ठीक है, इसने स्थापना की थी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था। और 1526 में आपने देखा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। जीता कौन? बाबर। तो बाबर ने जीत कर क्या किया था? मुगल वंश की नींव डाल दी थी। क्या कर दी थी? मुगल वंश की नींव डाल दी थी, मुगल की, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, यहाँ से मुगल वंश स्टार्ट हो गया। कब? 1526 से, पानीपत के पहले युद्ध से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, आप बोलेंगे बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कब स्थापना की? 1526 में। मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद पड़ी? तो 1526 पानीपत के पहले युद्ध के बाद। पूछेगा लोधी वंश का मतलब अंत कब हुआ, तो आप कहोगे 1526 के पानीपत के पहले युद्ध से। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, सब आसान सी बातें हैं, सबको पता होती है आजकल, है ना। तो इसलिए अगर आप कंपटीशन में हैं तो फिर इन सारी बातों से आप बच के नहीं रह सकते हैं। इतनी आसान आसान बातें आपको आनी ही चाहिए। सिकंदर लोधी की अगर बात करें तो आप देख लीजिए, ये आगरा शहर के लिए जाना, आगरा, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने 1504 में, ठीक है, ये याद रखना। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही रूप से मिलान करना है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करवाना है। आज चलिए देखते हैं, ये भी ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड कर्जन। तो आपको सबका मैच करवाना। तो देख लो, जो विलियम बेंटिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किए थे, सुना था ना। और इन्होंने क्या किया था, भारत में एक तरह से शिक्षा के सर्वांगीण विकास में थोड़ा अपना योगदान दिया था। राजा राममोहन राय यानी कि RRR, राजा राममोहन राय, है ना। कब? 1829, ठीक, 1829, 1829 में क्या किया था राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंग ने मिलकर क्या किया था 1829 में, याद रखना, सती प्रथा का अंत किया। और 1828 की अगर बात करें, 1828 तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। और 1829 उसी के एक साल बाद 1829 में विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया। तो ये बात आप याद रखना, सती प्रथा का अंत किया था। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मैच करवाना है। तो अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा लिखा है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ये हैं। अंग्रेजी शिक्षा तो के लिए तो एक्चुअली मैकाले जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? मैकाले। और मैकाले तो ऑप्शन में है नहीं, तो इन्हीं को लेना पड़ेगा आपको। तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए वैसे तो मैकाले जाने जाते हैं, लेकिन क्योंकि पूरी शिक्षा में इन्होंने योगदान दिया था विकास में, तो यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। फिर आप लॉर्ड कर्जन का बड़ा नाम सुने होंगे। बंगाल विभाजन कब? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन कौन करवाया? लॉर्ड कर्जन, ठीक, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन करवाए।
उसके बाद मेटकाफ का नाम किसके लिए जाना जाता है? तो मेटकाफ का नाम हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध हटाने के लिए मेटकाफ को जाना जाता है, मेटकाफ को, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम लोग यहाँ पे बात, तो चलिए रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाएगा? बंगाल में द्वैत शासन के लिए जाने जाते हैं। यार मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ती क्योंकि बाहर रोड पर कभी कबाड़ी कभी डमरू बजाने वाले पता नहीं कौन कौन आते हैं ना, तो वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ती ताकि वो सब फालतू की आवाज़ ना आने पाए। एनीवेज थोड़ा कोऑपरेट करते रहना, अभी स्टार्टिंग की कुछ वीडियो फिर धीरे धीरे अच्छी बनती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया ना? तो एक बार फिर से देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आपने देखा क्या हो जाएगा? बंगाल में द्वैत शासन, विलियम बेंटिंक शिक्षा सुधार हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस हटाने की बात करते हैं, और लॉर्ड कर्जन बंगाल में विभाजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, ये एक रीजनिंग का जैसे क्वेश्चन लिखा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग तरीके से लगाते हैं इसको, तो अगर आप कहें तो मैं इसको बता दूं ना, इस तरीके के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। जैसे लिखा है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुजाता जो कि दाएं से 10वीं है, राइट से क्या है? राइट से। देखो अब इसमें क्या है, एक बंदी का या फिर एक बंदा जो भी वहां पे दिया होगा, एक इंसान के 2 प्लेस दिए होते हैं। जैसे देखो सुजाता का दिया, आपको देख ले सकते हैं यहाँ पे कि सुजाता का देखो एक 10वां दिया है और सुजाता का एक 15वां दिया है, तो एक ही बंदे का 2 प्लेस दिया होता है, ठीक है। एक ही बंदे के 2 स्थान दिए होते हैं और दूसरे का 1 स्थान दिया होता है, तो जिसके 2 लिखे स्थान दिए होते हैं उसको आप क्या करो, लेफ्ट में लिख लो। तो जैसे पहला 10वां लिखा सुजाता का और दूसरा क्या लिखा, 15वां लिखा, उसको ऊपर नीचे करके ऐसे लिख लो। और जो दूसरी बंदी है नम्रता है, उसका क्या है, 9वां लिखा, तो ऐसे करके लिख दो। अब इसके बारे में आपको पता करना रहेगा, बहुत यहाँ से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ भी क्या कर दो, एक कम कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि बस इतना सा है कि जिसका 2 प्लेस दिया उसको लिख लो और जिसका 1 प्लेस दिया उसको लिख लो। तो पहले देख लो कि इसके साथ क्या घटना हो रही, घट रहा है कि बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है वही काम यहाँ भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर 1 घट रहा है, इसलिए हमने 15 से 14 करके 1 घटा दिया, ठीक है। अब आपसे पूछे बताओ टोटल कितने लोग हैं, तो आप इसको डायगोनली जोड़ लो। डायगोनली का मतलब विकर्ता, ऐसे करके जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ लो डायगोनली और चाहे इसको जोड़ लो, यानी कि चाहे 15 और 9 को जोड़ लो और चाहे 10 और 14 को जोड़ लो, दोनों का योग बराबर आएगा। तो दोनों को जोड़कर एक आपको क्या करते हैं ना, घटा देना है, बस इतना सा काम करना है। अगर टोटल पूछा कितनी पंक्ति में लड़कियां कितनी है, तो अब देखो 14 10 कितना हो जाएगा, 24 में से 1 घटाओगे 23 आ जाएगा। या फिर इसको जोड़ोगे तो 15 10 25 यानी कि 24 हुआ, 1 घटाओगे 23 आएगा, इन ठीक है ना। तो दोनों को डायगोनली किसी को भी जोड़ के 1 घटा दो, विकर्ता जोड़ के 1 घटा दो, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे लाइन में कितने बैठे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दोनों के मध्य में कितने बैठे होंगे, दोनों बच्चों के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो आप क्या करो, दोनों के बीच का अंतर ले लो, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। यहाँ भी देखो 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दोनों के मध्य में पूछे तो भी हो गया, टोटल नंबर पूछे तो भी हो गया। और ये पूछता कि नम्रता का प्लेस क्या होगा बदलने के बाद, तो आप कह देते 14 नंबर पे पहुंच जाएगी, वो पहले 15 पे थी, अभी कितने पे हो जाएगी, 14 पे हो जाएगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हम लोग रीजनिंग नहीं करेंगे, अभी रीजनिंग मैथ नहीं करेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं जीएस के अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, है ना। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते थे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते थे इनको, दादा भाई नौरोजी को। और इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक, अन ब्रिटिश रूल, ऐसे शॉर्ट कर लिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक, इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने क्या दिया था, धन का निष्क्रमण सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया, धन का निष्क्रमण, ठीक, निष्क्रमण सिद्धांत दिया था, है ना, सिद्धांत दिया था, सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, ब्रेन ड्रेन थ्योरी बोलते थे, ब्रेन, है ना, ब्रेन ड्रेन थ्योरी बोलते थे, ठीक। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी हो जाएगा, ध्यान रखना, ब्रेन ड्रेन थ्योरी हो जाएगा। ये पूछेगा किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत की तरफ से, और इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की बुक इन्होंने लिखी, इस बुक में इन्होंने धन का निष्क्रमण सिद्धांत दिया, ब्रेन ड्रेन थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीजें आप दादा भाई नौरोजी से याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था, ठीक है, क्या बोलते थे,
गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते, ठीक है। किसके गुरु थे? गांधी जी के गुरु थे, ठीक। ये गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी किसके गुरु थे? विनोबा भावे के गुरु थे, ठीक। विनोबा भावे, विनोबा भावे, ये विनोबा भावे के गुरु थे गांधी बाबा। जो गांधी जी थे वो विनोबा भावे के गुरु थे, और गांधी जी का गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। पूछेगा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन, तो आप कहोगे गोपाल कृष्ण गोखले। आप पूछोगे विनोबा, कोई पूछेगा विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु कौन, तो आप कहोगे गांधी जी। विनोबा भावे क्यों जाने जाते हैं? भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, भूदान के लिए, है ना। वैसे तो बहुत चीजों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको भूदान जरूर से याद रखना। भूदान आंदोलन था, ठीक। भूदान आंदोलन था, उसके लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे एक बात करें, ये पावनार आश्रम के लिए जाने थे। पावनार आश्रम इन्होंने बनाया था, पावनार आश्रम बनाया था, ठीक है। पावनार आश्रम इन्होंने कहाँ बनाया था? महाराष्ट्र में बनाया था। पावनार आश्रम महाराष्ट्र, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने, ठीक है। और विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है, आप ना वीडियो पॉज करके आराम से उसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक। खूब पूछे जाते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? देखो यहाँ पे लिखा सलाहकार। सलाहकार का मतलब होता है जो राय मशवरा दे, जो राय दे, क्या दे? राय दे। सलाह का मतलब राय देना होता है। राय मतलब देखो ये राव है ना, तो वी एन राव हो जाएगा। सलाह मतलब राय देना होता है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक। जवाहरलाल नेहरू जितनी संघ करके लिख के आए ना, संघ संविधान समिति के कौन थे? संघ करके लिख के आएगा तो कह देना जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? पूछ रहा है अब कितने बचे हैं, तो अब आंसर हो जाएगा 6 बचे हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे, तो फिर कम कैसे हो गए? 44th 44वां ना, 44th आर्टिकल अमेंडमेंट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, किसका? जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको कह दिया गया कि अब वो हो गया है कानूनी अधिकार, राइट। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा, ठीक। कानूनी अधिकार सोचोगे, ओके। तो संपत्ति का अधिकार हो गया कानूनी अधिकार। और ये कहां पर आ गया? देखो पहले ये 31 आर्टिकल में था और अभी कहां पे आ गया है? 300 के का में आ गया, ठीक। पहले अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जब ये मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जब तक मूल अधिकार था, कब तक था? 1978 तक था। लेकिन जब से वो कानूनी अधिकार बना है, वो किस आर्टिकल में आ गया है? 300 के का में आ गया। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया से ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ी और बातें बता दूं, तो अगर बात करें मूल अधिकार की, तो भाग 3 में है। कहाँ पे है? भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक मूल अधिकार दिए गए हैं। 12 से 35 तक मूल अधिकार है भाग 3 में, और लिया कहा हम लोगों ने? अमेरिका से। 12 से 35 तक के आर्टिकल में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है, राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो ये किस आर्टिकल में है? 148 में है। 148 आर्टिकल में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। किस अनुच्छेद में? 148 में। याद रखना, खूब इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये 52 आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति है? 52वें आर्टिकल में। कौन से अनुच्छेद में है? 52वें अनुच्छेद में। और उपराष्ट्रपति किस में है? 63 में है। प्रधानमंत्री किस में है? 75 में है। मुख्यमंत्री किस में है? 163 और 64, एक तरह से मंत्रिमंडल इसका पूरा 74 75 में भी होगा। बाय द वे, अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो 63 में बोलिए, 163। और प्रधानमंत्री 175, उपराष्ट्रपति 63 और राष्ट्रपति 52। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। क्वेश्चन पूछा था नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं वैसे, इंद्र कुमार गुजराल हो जाएगा। अभी वाला आप याद रख सकते हो मोदी जी को, ये भाई साहब 15वें हैं, ठीक है। मोदी जी किस नंबर के हैं? 15वें हैं। और अगर बात करें हम लोग, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो 14वें नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद जी। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, वो 13वें नंबर के हैं। तो याद रखना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री 15वें, राष्ट्रपति 14वें और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं, इस जो वर्तमान में चल रहे हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन लिखा है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में भारत के स्थान के लिए आपको ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है ना। ये 7th हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है। और अगर आबादी की बात करें, हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो 2nd हो जाएगा। आप जानते हो चाइना के बाद हम लोग हो जाएंगे 2रे नंबर पे। और 7वें नंबर पे हम लोग किसके बाद आते हैं? अगर ये कहा जाए
तो हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद, किसके बाद आते हैं, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं पूरा, रूस, कनाडा, और फिर हो जाएगा चाइना, चीन, है ना, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, और फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर हो गए ना 6, भारत हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे इंडिया हो जाएगा। राइट, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो याद रखना इस क्रम को, ठीक, क्योंकि बना बना के क्वेश्चन यहाँ से देता है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग कौन से नंबर पे हो जाएंगे, 7वें नंबर पे हो जाएंगे। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग किस नंबर पे आते हैं। और अगर विश्व की आबादी की बात करें, हम लोग की आबादी कितनी है, तो 17.5% है ना। अगर हम लोग से पूछे कि पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया की हम लोग की कितनी है, तो 17.5%। ठीक है, 17.5% हम लोग की आबादी है पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। अगर पूरी दुनिया 100% है तो हम लोग कितने परसेंट है उसका, 17.5% है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे वही उसी क्वेश्चन का लिखा है कि कौन सा आपका रैंक हो जाएगा, तो 7th नंबर रैंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, चलिए देख लेते हैं फटाक से। अच्छा, तो चलिए ये क्वेश्चन देख ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे। अब ब्लैक रस्ट पूछ रहा है, तो ब्लैक रस्ट गेहूं में लगता है, किस में लगता है, गेहूं में हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको मैच करवा दीजिए, ब्लैक रस्ट गेहूं को। स्टेम रॉट पूछ रहा है, स्टेम रॉट चावल का हो जाएगा, चावल का। ठीक, स्टेम रॉट किसका हो जाएगा, चावल का हो जाएगा। ओके, स्टेम रॉट हो जाएगा आपका चावल का। और फिर व्हाइट रस्ट पूछ रहा है, व्हाइट रस्ट हो जाएगा सरसों का। और अर्ली ब्लाइट जो हो जाएगा आलू का हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे सूची को मैच करवा लीजिए, जो भी हो यहाँ पे सही जवाब जो भी लग रहा हो। तो आप देख लो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। पहले का कौन सा, 4 है, तो पहले पे तो 4 सब में दिया है। उसके बाद दूसरे का कौन सा है, फर्स्ट है, तो दूसरे का फर्स्ट किस में दिया, पहले का 4, दूसरे का फर्स्ट, बी ऑप्शन दिया है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राइट, बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदर। ओके, तो अगर बात करें बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह वे एक तरह से वे संरचना होती है, वे स्थान होते हैं जहां के माध्यम से क्या होता है, समुद्री व्यापार किया जाता है। एक तरह से घाट होते हैं, जैसे हम लोग छोटी नदियों में नहाने जाते हैं तो घाट बने होते हैं ना, तो उसी तरह समुद्र में बड़े बड़े घाट टाइप के बने होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, समुद्री रास्ते से व्यापार होता है। ठीक है, और क्योंकि पता है समुद्री रास्ते से ही सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भारत में कितने बंदरगाह, अगर डायरेक्ट पूछे तो आप कहना 13 बंदरगाह है। और क्वेश्चन जो पूछा था कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम। विशाखा जो पट्टनम है ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, आंध्रा में हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हल्दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पर बना हुआ है, बहुत पूछता है। हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद तूतीकोरन, तूतीकोरन कहाँ पे हो जाएगा, तूतीकोरन जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु मतलब मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई कह सकते हो। तूतीकोरन कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, कोलकाता में कौन सा है, हल्दिया है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और आप यहाँ से, और मैं आपको बता दूं कौन सा याद कर लो, कांडला याद कर लो। चलिए नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कांडला, कांडला याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है कांडला, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। और पाराद्वीप याद कर लो, पाराद्वीप, पाराद्वीप आपका हो जाएगा ओडिशा में हो जाएगा, ओडिशा। ठीक, पाराद्वीप हो गया उड़ीसा के। और याद करोगे न्यू मंगलोर याद कर लो, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। वेट, हाँ जी, तो न्यू मंगलोर जो हो जाएगा, न्यू मंगलोर यहाँ पे आर लिख दे रहे हैं, न्यू मंगलोर हो जाएगा आपका कर्नाटक का, कर्नाटक का हो जाएगा। न्यू मंगलोर कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का। तो देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बंदरगाह क्या चीज होती है। ठीक, 13 बंदरगाह है। तो हल्दिया कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। तूतीकोरन कहाँ का है, तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु मतलब या आप कह सकते हो मद्रास का। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, जो कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह खूब पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि पूर्वी तट का है प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, और उसके बाद है आपको मैंने न्यू मंगलोर कर्नाटक बता दिया, कांडला गुजरात का हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पृथ्वी की भूप्रकृति पे कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, तत्व पूछ रहा है, तत्व। जब तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन आंसर करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे पूछता बताओ कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, अगर धातु पूछता तो आप क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सही जवाब होता। तो फिलहाल इसने तत्व पूछा तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ये तो खूब पूछता, बहुत पूछता कि कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता, तो ऑक्सीजन बोलेंगे। लेकिन अगर यही पूछता कि कौन सी धातु पाई जाती है तो एल्यूमिनियम हो जाती है। ठीक है,
और लोहे से जो क्वेश्चन बनता पूछता बताओ लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो ये होता है पीट लोहा। सॉरी इसको बिगाड़ते हैं, कौन सा हो जाएगा, लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो होता है पीट। क्या होता है, पीट। तो पीट जो है लोहे का शुद्धतम रूप है। और कोयले का अगर पूछ दे आपसे तो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले का शुद्धतम रूप होता है। अगर लोहे का पूछेगा तो पीट कहना, कोयले का पूछे तो एंथ्रासाइट कहना, ठीक है। और ओके, अगर चलिए ओके छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सारे कोयलों का पूछता है, हालांकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एंथ्रासाइट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शुद्धतम रूप का क्या मतलब है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है ना वो ज्यादा होता है, जिस कोयले में कार्बन ज्यादा होगा वो ज्यादा शुद्ध होगा, ठीक। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो पीट लोहे का शुद्धतम रूप है। ओके नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है सदैव धनात्मक अगर पूछेगा तो आप कहना कि गतिज ऊर्जा जो होती है सदैव धनात्मक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, घड़ी में, ठीक है, घड़ी में। तो जब घड़ी वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्थितिज ऊर्जा बोलना, ठीक। और यहाँ पे पूछ रहा कौन सी सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण का बल किसने, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक। न्यूटन ने दिया था। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो ये सारी चीजें पूछ लेती है आपसे। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों होता है ऐसा, बाहर क्यों निकल जाती है। तो आप बताओ, अगर किसी बंदे को, किसी बच्चे को आप मान लो दबा के खूब जोर से पकड़े हो और भागना चाहता है, तो जैसे ही आपका दाब कम होगा वैसे भाग जाएगा, निकल के भाग जाएगा ना। तो उसी तरह सब कुछ होता है। वो जो स्याही भरी हुई है वो एक प्रेशर से वायुमंडलीय दाब के कारण उसमें दबी हुई है, और जैसे ही वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, वो फटाक से बाहर निकल जाती है। तो यही कारण है कि जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा, जैसे आपकी ताकत कम होगी, वैसे वो बाहर भाग जाएगा, ठीक। तो वही सेम चीज़ है, कोई यहाँ पे कठिन सी साइंस नहीं है, ठीक। अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। चलिए रीजनिंग है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। लो भाई साहब, चीन पूरी दुनिया का दुख है और इसका दुख भी कोई है, तो उसको बोलते हैं हांगो नदी। कौन सी नदी है, हांगो नदी को चीन का दुख कहा जाता है, समझ गए ना। जैसे अपनी इंडिया में है कोसी, आपने सुना होगा, कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी लिखा हो, ठीक है, कोसी, कोसी लिखा है, ठीक। कोसी नदी किसका शोक है, बिहार का शोक है। उसी तरह जो यहाँ पे लिखा किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो चीन का शोक या दुख हांगो नदी को कहा जाता है, और इसे पीली रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, येलो रिवर भी बोलते हैं, पीली नदी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो कैंडला इसका सही जवाब है। देखो कैंडला मतलब कैंडल, कैंडल, और कैंडल से देखो ज्योति कैसे निकलती है, तीव्रता पूर्वक निकलती है। कैंडल मतलब मोमबत्ती जो होती है, उससे जो ज्योति कैसे निकलेगी, तीव्रता पूर्वक। तो आप ऐसा करके याद रखना, कैंडला, ठीक। तो 27 मिनट की वीडियो हो गई है, कहिए तो इसको बस ही किया जाए, यानी एक आध दो क्वेश्चन और बता दें। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, मन नहीं मान रहा था, बता ही देते हैं, है ना। तो 2021 में, दिसंबर 2021 में किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। तो ये तो बहुत पॉपुलर हुई है क्योंकि बहुत रेयर ही होते हैं ना, हरनाज कौर संधू। तो हरनाज कौर संधू जी ने क्या किया, 2021 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता। तो मिस यूनिवर्स अब तक हम लोगों ने कितनी बार जीता है, तो आपको यहाँ पे बता दें 1994 में और सन 2000 में हम लोगों ने जीता। 1994 में पहली बार किसको मिला था, मिस यूनिवर्स है, ध्यान रखना, यूनिवर्स, ये मिला था सुष्मिता सेन को, सुष्मिता सेन को मिला था, है ना, मिला नहीं था मतलब जीती थी। और सन 2000 में अगर बात करें तो लारा दत्ता हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, लारा दत्ता, ठीक है, लारा दत्ता जी हो जाएंगी। इनको सन 2000 में दिया गया था, ठीक है। तो आप इन तीनों लोगों का क्रम से बिल्कुल याद रख सकते हैं कि 1994 में पहली मिस यूनिवर्स इंडिया की तरफ से कौन थी, सुष्मिता सेन थी, और 2000 में लारा दत्ता थी, और अभी 2021 में आप देख रहे हो कौन, हरनाज कौर संधू हो जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछ देता पहली मिस वर्ल्ड इंडिया से कौन बनी थी, तो वो हो जाएंगे आपकी कौन, रीता फारिया, रीता फारिया हो जाएंगी, रीता फारिया, ठीक है, रीता फारिया। अगर मिस वर्ल्ड आपसे पूछेगा, मिस वर्ल्ड पूछे तो आप कहना रीता फारिया। भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड कौन है, रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स पूछेगा तो सुष्मिता सेन हो जाएगा। तो अब जैसे भी याद देखो, जो यूनिवर्स में एस एस करके आ रहा है, सुष्मिता सेन भी एस एस आ रहा है ना, तो यूनिवर्स सुष्मिता देखो नाम से मैच कर रहा है ना, और मिस वर्ल्ड है रीता फारिया। तो ये चीज याद रखना। तो चलिए इतनी आज 30 मिनट की लगभग हो रही वीडियो, इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर बाकी को क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।